हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएसटी सीईटी 2021 22 सितंबर शिफ्ट 1 के टॉप 10 इजी एमसीक्यूज और अगले शिफ्ट में शिफ्ट 2 के भी देख लेंगे। ऐसे करके फ्रेंड्स 80-90 सवाल जो इजी है वो आपको मैं करा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहला सवाल। टू रोटेटिंग बॉडीज P एंड Q ऑफ मास m एंड 2m, इसका मास ज्यादा है तो भाई सिंपल सी बात है, ये Q बॉडी का मास ज्यादा है तो भाई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना उनका इक्वल है इफ LP एंड LQ बी देयर एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्टिवली। देन देखो यार, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है तो भाई L इक्वल्स टू I ओमेगा हमने देखा है। तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो ये एनर्जी का टर्म वगैरह भूल जाओ, सिंपल सी बात है। तो IQ ज्यादा है, इसका मतलब LQ भी LP से ज्यादा होगा। सिंपल, बिकॉज L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका अपना करेक्ट आंसर होगा। सिंपल। अ लॉजिक गेट व्हिच गिव्स आउटपुट हाई ओनली व्हेन इट्स टू इनपुट्स टर्मिनल्स आर एट डिफरेंट लॉजिक लेवल्स। तो इनपुट क्या होना चाहिए? आप हम इनपुट 1 0 देते हैं ना लॉजिक गेट में, तो डिफरेंट लॉजिक लेवल बोला है ना, इसका मतलब एक 1 होगा दूसरा 0 होगा, लेकिन 1 0 पे आउटपुट हाई मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। ओके, तो XOR गेट में क्या मिलता है हमें? हाई मिलता है आउटपुट, जब एक इनपुट 1 हो और दूसरा इनपुट 0 हो। ये XOR में होता है। बाकी नोर में आपको मैंने बताया था, दोनों 0 हो तो आउटपुट 1 देता है। और गेट में दोनों 1 हो या फिर एक 1 हो एक 0 हो, क्यों बोला था ना। एंड गेट में दोनों 1 होने चाहिए, यहाँ दोनों 0 होने चाहिए। और गेट में एक दोनों 1 1 होने चाहिए, फिर 1 0 या फिर 0 1, तब यह हाई देता है। इस केस में क्या होना चाहिए? 1 0 या फिर 0 1, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैन बी डबल। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को अपने को डबल करना है गैस का। तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है गैस का? 3/2 RT होता है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। तो भाई टेम्परेचर को अगर डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा। सिंपल। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लीनियर एसएचएम इज डिक्रीज, देखो यार एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं ना मैं, एम्पलीट्यूड। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई टाइम पीरियड जो होता है ना वो मास और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। तो पीरियड को भूल जाओ, टाइम पीरियड। देखो यहां बोला है कि टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, तो भाई ठीक है, एनर्जी के साथ कुछ होगा, इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन ये टाइम पीरियड के साथ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मास कम हो ज्यादा हो या फिर एम्पलीट्यूड कम हो ज्यादा हो, टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो भाई सब जगह चेंज होता हुआ है ऐसा बता रहा है 3 ऑप्शन में। यहां बोला है कि टाइम पीरियड विल नॉट चेंज, टाइम पीरियड विल नॉट चेंज बोला है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लेता हूं, लगता है मुझे कैमरा ढंग से नहीं है। हाँ ढंग से है लेकिन थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो इसका भाई अपना ऑप्शन डी आंसर हो गया। अभी बचे हैं 6 सवाल। इफ ओमेगा 1 इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ क्लॉक, आवर हैंड ऑफ क्लॉक, ताश काटा मराठी में बोलते हैं ना उसको। ओमेगा 2 इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, अर्थ का है। देन रेशियो पूछा है ओमेगा 1 ओमेगा 2 का। देखो यार टाइम पीरियड देखना, आवर हैंड है ना, तो मतलब टाइम पीरियड का रोल आएगा। इसका मतलब ओमेगा अपना होता है 2π/t। तो यहां से हमें रेशियो मिलता है कि भाई ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। हमें ओमेगा 1/ओमेगा 2 निकालना है, तो क्या आएगा? इनवर्स है ना रिलेशन, तो भाई 1 के सामने 2 आएगा और 2 के सामने 1 आएगा। इनवर्स रिलेशन है इसलिए। अब ओमेगा 1 क्या है? ताश काटा है ना अपना, मतलब एक चक्कर लगाएगा तो 12 घंटे का होता है ना, तो ये 12 आवर हो गया टाइम पीरियड इसका। और ये अगर एक चक्कर लगाएगा, अर्थ अगर एक चक्कर लगाएगी तो उसको 24 घंटा लगता है। सिंपल। हाँ सॉरी, ये T2 है ना, ये अर्थ का है फ्रेंड्स, ये अर्थ का है, ये
ताश काटा का है, इनवर्स रिलेशन है। तो कितना आएगा, 12 दूने 24, तो 2:1 उसका रेशियो आएगा फ्रेंड्स। कभी गड़बड़ में हो जाता है 12/24 तो 1/2, तो ये गड़बड़ आपको नहीं करना है। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इस पे मैं सवाल ले चुका हूं, फिर भी वो सवाल थोड़ा सा अलग था, लेकिन क्या बोला था, रेजिस्टिविटी की बात करते ना कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी की बात हुई थी अपनी, उस पर एमसीक्यू था, पिछले वीडियोस में देखा होगा आपने, बस वैसा ही कुछ सवाल है। देखो जनरली कंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ टेम्परेचर नहीं, resistivity of conductor increases with temperature, but in case of semiconductors resistivity decreases with temperature। तो फॉल्स पूछा है तो ये अपना करेक्ट हो गया, बाकी तीनों करेक्ट है। ओके, बाकी तीनों करेक्ट है। कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होंगे ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप भरेगा, अपना एनर्जी गैप को क्रॉस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अभी स्टेटमेंट कौन सा ट्रू होगा, देखो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की बात हो रही है, तो देखो यार ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें मिलता है रिलेशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि भाई अगर आप सिस्टम को हीट करोगे, डेल्टा क्यू दोगे, तो क्या होगा, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा ना। तवा देखा है आपने, पोली भाजते अपन उस पर, तो एकदम गर्म नहीं हो जाता है। गर्म कब होता है, जब उसकी भूख मिट जाए, उसकी पहले वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, फिर बाद में वो पोली जो होती है ना भाकरी, उसको गर्म करता है, बाद में वर्क करता है, काम बाद में करता है, पहले खुद गर्म हो जाता है, तो खुद की एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, फिर बाद में वो पोली सेकता है। ओके, DW या डेल्टा W जो भी है, DW दिया है तो कोई बात नहीं। तो एडियाबैटिक में क्या होता है फ्रेंड्स, एडियाबैटिक प्रोसेस में ये हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम अपना एनक्लोज होता है, इंसुलेटेड होता है, तो ये जीरो हो जाता है एडियाबैटिक में। तो ये डेल यू प्लस DW, तो भाई डेल यू इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस DW आएगा। तो अगर ऐसा है एडियाबैटिक के लिए कहीं दिया तो अपन उसको करेक्ट मान लेंगे, तो अगर नहीं है तो फिर आइसोथर्मल का देखेंगे। डेल यू इक्वल्स टू माइनस DW है क्या, हाँ यहाँ है, तो बस आइसोथर्मल को आप चेक करने की जरूरत है क्या अपने को, नहीं है। कितने हुए आपने, 7 हुए, हाँ 7 हो चुके, 3 बाकी। देखो किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर फर्स्ट लॉ इज करंट लॉ, सेकंड लॉ इज वोल्टेज लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि फर्स्ट लॉ इज फॉर चार्ज एंड सेकंड लॉ इज फॉर एनर्जी, चार्ज एनर्जी। कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी आप एनर्जी और चार्ज करके आ जाते हो, सिंपल सवाल है। तो फर्स्ट लॉ फॉर चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड सेकंड लॉ इज फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल था। द परमिबिलिटी ऑफ अ मेटल इज, परमिबिलिटी दिया है कि म्यू होता है ना परमिबिलिटी, 0.1256 पर एम्पियर। ओके, रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर होता है, कितना पूछा है, और म्यू नोट दिया है अपने को, म्यू नोट बाय पाई दिया है, जो भी काम आए देख लेंगे। हाँ, तो परमिबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी और परमिबिलिटी ऑफ एयर का प्रोडक्ट होता है। अपने को रिलेटिव परमिबिलिटी पूछा है तो म्यू आर इक्वल्स टू म्यू बाय म्यू नोट आएगा। म्यू कितना है अपना 0.1256 बाय ये कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है। तो क्या करें, हाँ चलो, ये 1256 हो गया, ये 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 हो गया, ये कितना आएगा 12.56। ओके, ये अपना आएगा 0.1256, ये 12.56 आएगा, ये 10⁻7 में ऊपर ले लेता हूँ। देखो 1256 यहाँ भी है, तो भाई ये यहाँ में पॉइंट अगर यहाँ ले लूँ तो क्या होगा 10⁻⁻2 मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट में इधर शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ्ट में। तो देखो ये आएगा 12.56 बाय 12.56 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻7, तो ये 10 कितना बचा 5।
तो ऑप्शन ए अपना इसका करेक्ट आंसर हो गया। अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर हैज फ्रीक्वेंसी एन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। इस वक्त आर ओमेगा स्क्वायर होता है, सिंपल। आपने को रेडियस दे दिया है आर तो ठीक है, ओमेगा दिया है क्या, ओमेगा नहीं दिया तो ओमेगा ठीक है, 2 पाई एन होता है, अपने को फ्रीक्वेंसी दिख रहा है 2 पाई एन का स्क्वायर होगा। तो भाई ये कितना आर, ये कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। तो आर कहाँ है, यहाँ आर, यहाँ है, दो जगह आर दिख रहा है अपने को, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ऑप्शन बी यहाँ 8 है, तो ये नहीं होगा। सिंपल। तो ये 10 सिंपल सवाल थे और अगली शिफ्ट के मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहाँ भी आपको बढ़िया बढ़िया इजी सवाल मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।